नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ है बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, हमारे साथ अनिल छतर हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी मोपा के, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के, और साथ ही संदीप बजोरिया साहब हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। और ये खबर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका वायदा अभी एक्सचेंज पर नहीं है। तो जब कई बार ये होता है कि किसी कमोडिटी का वायदा नहीं होता है एक्सचेंज पर, तो उसकी चर्चा कम होती है प्राइस के लिहाज से। इसीलिए हमने सरसों पर खबर ये निकाली है। और जो खबर आई है वो ये कि पिछले 15 दिनों में मंडियों में सरसों के दाम करीब करीब 200 रुपये क्विंटल गिर गए हैं और भाव 5800 रुपये प्रति क्विंटल के करीब आ गया है। सवाल ये है कि ये दाम क्यों गिरे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल अनिल जी आपसे, चूँकि आप मस्टर्ड के एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, आप जरा हमें बताइए कि आखिर वजह क्या है कि पिछले 15 दिनों में मस्टर्ड के दाम, मस्टर्ड ऑयल के दाम गिर गए, क्या वजह है इसकी? सर नमस्कार सर, हमारे पास जो बेस है वो ओनली इम्पोर्ट ऑयल का है सर। अच्छा। दिवाली पर 110 रुपए किलो सरसों तेल का भाव था, आज 105 रुपए किलो है। अच्छा। सरसों जयपुर डिलीवरी 6000 का भाव था, आज 5800 रुपए है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सोया और पाम है सर। 5 से 6 रुपए किलो की सोया तेल में मद्दी आई है, 5 से 7 रुपए किलो की पाम में मद्दी आई है। हमारे यहाँ पे कोई हेजिंग है नहीं, वायदा कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, उसी को लेके यहाँ पे मद्दी आई है। जिसने भी दिवाली पे माल लिया है, वो छोटे ट्रेडर ने, उसको 5 से 6 रुपए का सीधा लॉस हो गया। जो सरसों 6000 थी वो 5800 रुपए रह गई, जो तेल 110 रुपए किलो था वो 105 रुपए किलो रह गया सर। और खाली इसका कारण इम्पोर्ट है। लास्ट ईयर से हमने 140 लाख टन इम्पोर्ट किया था, इस साल 165 लाख टन का इम्पोर्ट है सर। अच्छा, ओके। तो आप कह रहे कि ग्लोबल वजहों से ये हुआ है। संदीप जी, आप तो सर ग्लोबल मार्केट पर पैनी नज़र रखते हैं। ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन इस वक्त क्या है और क्या होने वाला है आपके हिसाब से? मृत्युंजय जी, हमारे भाई अनिल ने जो कहा सही कहा है। अभी माहौल ऐसा हो गया है, पिछले दीपावली के बाद 12-13 नवंबर के बाद सडनली हम देख रहे हैं कि डिमांड एकदम स्लैक हो गई इंडिया में। 3 हफ्ते से डिमांड इतनी स्लो है। लोकल ऑयल का भी प्रेशर है, सरसों का, कॉटन का, सोयाबीन का, क्रशिंग अच्छी शुरू है। और ऊपर से इम्पोर्टेड फॉरेन मार्केट में ये क्रूड नीचे आने से एक तो मार्केट पे नेगेटिव असर पड़ा, दूसरा साउथ अमेरिका का क्रॉप भी डेवलप हो, तो ब्राजील में थोड़ा स्ट्रेस मौसम का, लेकिन फिर भी ब्राजील की क्रॉप 155-57 लाख मिलियन टन आ जाएगी। और अर्जेंटीना की क्रॉप जो है वो लास्ट जो 24 मिलियन थी वो ये साल 48 से 50 मिलियन है। ब्राजील में भले 8-10 मिलियन का लॉस होगा, इनिशियल एस्टीमेट जो 163-165 के जैसे 155 होगी, लेकिन ओवरऑल साउथ अमेरिका क्रॉप बढ़ रहा है और क्रूड आया है। और थोड़ा ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में रशिया यूक्रेन की तरफ से भी सनफ्लावर का सेलिंग का प्रेशर आया है। ये सब बातों को लेकर इंटरनेशनल मार्केट, सोयाबीन ऑयल ऊपर के स्तर से $130 नीचे आया है, सनफ्लावर ऑयल ऊपर के स्तर पे $1010 था, वो आज $950-55 है। अच्छा। $10 वो नीचे आया है। क्रूड पाम ऑयल ऊपर में 925 का लेवल हो गया था, वो आज 860-65 का लेवल है। तो ये सब देखते हुए मतलब सोयाबीन ऑयल $130 और ऑयल और सन ऑयल में $65-70 नीचे आया है। तो वही डेफिनेटली वही असर होता है 5 रुपए 6 रुपए किलो का। तो उतना असर इंडियन मार्केट में आया है। सरसों भी 110 की रह गई है, उसी तरह से पाम और सोया भी 5-6 रुपए किलो घटे हैं। सो ये अभी माहौल है। अभी देखिए थोड़ा रिएक्शन अभी कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, थोड़ा बहुत रिएक्शन 1 रुपए किलो का और आ जाए तो आ जाएगा, फिर मार्केट हमको लग रहा है स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा। और फिर ये निचले स्तर पे फिर डिमांड अच्छी आएगी। ओके। और वो डिमांड अच्छी आने से मार्केट कंसोलिडेशन मिलेगी और मार्केट फिर स्टेडी हो जाएगी। राइट। तो आप कह रहे हैं कि मार्केट स्थिर हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन एक सवाल अनिल जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो इम्पोर्ट हो रहा है, जिसका जिक्र अभी आपने किया कि इम्पोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, क्या इस इम्पोर्ट का
आगे भी कोई इम्पैक्ट प्राइस पर आपको दिख रहा है? दो चीज पे आ गया, एक तो प्राइस पे आ गया। एमएसपी 5,450 थी, हाँ। अब मंडियों में सरसों 5,000 बिकी, नंबर एक। अच्छा। नंबर दो आ गया कि लास्ट ईयर आज हमारे पास 1 दिसंबर को सरसों देश में 15 से 17 लाख टन थी और आज हमारे पास में 31 लाख टन है। तो हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही है सर, बाहर की इंडस्ट्री चल रही है, वहां से अच्छा। तेल इंपोर्ट हो रहा है और लोकल मिलें यहाँ बंद पड़ी है। जी, तो सही इतना बड़ा स्टॉक 1 दिसंबर को 31 लाख टन, यानी कि लोकल जहां से हम जिस खाने को तेल को हम इंपोर्ट करते हैं, हाँ। वहाँ की इंडस्ट्री लोकल की तो चलनी चाहिए और यहाँ की क्रॉप तो खत्म होनी चाहिए। यहाँ की क्रॉप अगर खत्म होगी तो ही नई क्रॉप सोइंग बढ़ेगी, नहीं तो सोइंग कैसे बढ़ेगी? तो मेरे को तो अभी भी मार्केट में कोई, जैसे बजोरिया साहब बोल रहे हैं, हल्का सा बाजार सुधर सकता है पर तेजी का माहौल बिल्कुल नहीं लगता है सर। एक डिमांड जरूर पेंडिंग है, हाँ। सर्दी की डिमांड है, मैरिज की डिमांड है, हाँ। लेकिन वो डिमांड के लिए माल रेडी है सर, वो उतना माल यहाँ पे है। इंडिया डंपिंग यार्ड बना हुआ हर चीज में, कोई सा भी तेल कभी भी किसी भाव आप ले लो, यहाँ पे अवेलेबल है सर। अच्छा, तो लेकिन सरकार को तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन चाहिए इन्फ्लेशन को लेकर, लिहाजा सरकार भी ये चाहती नहीं है कि तेल के दाम बढ़ जाए, मतलब काबू में रहे, सप्लाई ठीक ठाक बनी रहे। बजोरिया जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जरा बताइए, क्योंकि ये बात अनिल जी कह रहे हैं और ये बात ठीक है कि इम्पोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है, क्या आपको भी लगता है कि इम्पोर्ट को कुछ कम करने की कोशिश अब होनी चाहिए? देखिए मुसंजय जी, जो पिछला महीना था नवंबर में हमारा इम्पोर्ट ओवरऑल कम हुआ है। नवंबर का हमारा इम्पोर्ट आप समझिए 11.5 लाख टन हुआ है सब तेल मिला के, जिसमें पाम 8 लाख टन है और सोयाबीन 1,35,000 टन है और सनफ्लावर 1,25,000 टन। तो ये बहुत लो इम्पोर्ट हुआ नवंबर का, लेकिन दिसंबर में इम्पोर्ट वापस बढ़ रहा है। देखो, जो कमिटमेंट अक्टूबर नवंबर में हुई थी वो अराइवल दिसंबर में होगी और दिसंबर का इम्पोर्ट मुझे लग रहा है 14 लाख टन तक करीबन हो जाएगा सब तेल मिला के। तो उसमें आप सोयाबीन ऑयल समझ के चलिए 2.25 लाख टन आ जाएगा। सनफ्लावर, तो आपको ये लगता है कि आगे इंपोर्ट कम होगा बजोरिया जी, इंपोर्ट घटेगा आगे कुछ? इम्पोर्ट आगे मतलब जनवरी में थोड़ा घटेगा डेफिनेटली, मतलब दिसंबर में जैसे नवंबर में 11.5, दिसंबर में 14, जनवरी में मुझे लग रहा है वापस 11.5-12 तक इम्पोर्ट आ जाएगा। अच्छा। तो इस तरीके से चलता रहेगा। नहीं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि मलेशिया में, इंडोनेशिया में अल्नीनो की वजह से उत्पादन पर इम्पैक्ट आएगा। वो रिपोर्ट है और उसका कुछ इम्पैक्ट है, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है मुझे जी। अच्छा। इम्पैक्ट हो रहा है वो छोटा मोटा इम्पैक्ट हो रहा है और उतना एब्जॉर्ब हो जा रहा है पूरे ओवरऑल सिचुएशन में। ओके। तो उसके लिए वो दिक्कत नहीं है। और जैसे आप हर समय कंज्यूमर की बात करते हैं, गवर्नमेंट का भी व्यू है, तो कंज्यूमर को तो बहुत अच्छा तेल मिल रहा है दीपावली के बाद भी कंटिन्यूस, अभी और सस्ता होने से कंज्यूमर विल हैव पार्टी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किसानों को और प्रोसेसर्स को है। अच्छा। अभी किसानों को दाम जैसे कह रहे हैं कि भी सपोर्ट प्राइस के आसपास या सपोर्ट प्राइस के नीचे दाम मिल रहे हैं किसानों को, तो ये बड़ी खुशी की बात नहीं है। यदि पैदावारी बढ़ानी है, ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ये इसमें करेक्शन होना जरूरी है। देखिए, जब तक चारों स्तंभ हैं, 4 स्तंभ में एक स्तंभ है किसान, एक है प्रोसेसर, एक है कंज्यूमर और एक है गवर्नमेंट। चारों स्तंभ का बैलेंस बराबर बना रहता है तभी जाके काम हो गया। गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट की ड्यूटीज है और टैक्सेस है और वो सब जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी है, तो ये चारों स्तंभ में समन्वय बना होगा तो वो सेक्टर डेवलप होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी हमारा झुकाव कंज्यूमर की तरफ इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया है। तो अभी ठीक है, जनरल इलेक्शन हमारे सामने, हम समझ सकते हैं इलेक्शन का भी कंपल्शन है। तो जनरल इलेक्शन जब पूरे हो जाएंगे लोकसभा के, तो हमको श्योर है कि गवर्नमेंट फिर चारों स्तंभ का समन्वय वापस बना लेगी और जो किसानों की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से जो अभी थोड़ा निगलेक्ट हो रहा है उसको ठीक किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। ऑलरेडी समय बहुत निकल चुका है, लेकिन 2-4 महीने हम और वेट करेंगे, लेकिन इसको होना जरूरी है। और दूसरी बात है, ये फ्यूचर मार्केट वायदा बाजार जो है रेपसीड में, सरसों में, सोया में वापस चालू होना जरूरी है। वो भी हमें आशा है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद शायद उसमें भी एक नई किरण दिखाई देगी। ओके, ठीक बात है। लेकिन अब अनिल जी एक बात बताइए सर, अब तक बुआई को लेकर क्या सिचुएशन है, सरसों की सोइंग को लेकर? सर, अभी 1 दिसंबर तक के जो आंकड़े आए हैं वो 84 लाख हेक्टेयर में हुए हैं। अच्छा। लास्ट ईयर अभी तक 83 में थे। अच्छा। तो कोई बढ़त तो अपने को नहीं मिली है, पर लास्ट एंड होते होते लास्ट ईयर अपना 98 लाख का फिगर था, 95-98 लाख आपके आसपास हम पहुंच जाएंगे सर। अच्छा, तो मतलब लास्ट ईयर जितनी सोइंग हो जाएगी सर, एक्स्ट्रा हम नहीं बढ़ पाए। जैसे हर साल पहले हम 10-10, 15-15% बढ़ रहे थे, इस साल बढ़ोतरी नहीं है सर। उसका मेन कारण है किसान को पूरे साल उसके उपज का दाम नहीं मिला सर। हाँ, ये बात तो ठीक है। अच्छा, तो कितना स्टॉक बच जाएगा अनिल जी, मतलब जब नई फसल आएगी उससे पहले हमारा पुराना स्टॉक कितना बच जाएगा?
सर 10 लाख टन सरसों पुरानी बच जाएगी 1 मार्च को इंडिया में। 10 लाख टन, अच्छा। जी सर, जी सर, जी सर। तो बजोरिया जी, ये देखिए, फार्मर वाला मामला है कि प्राइस ठीक से नहीं मिल पा रहा है। ये ठीक है कि एमएसपी से भी भाव ऊपर है, लेकिन 5,000 के भाव पे भी मस्टर्ड बिका। और ये सिर्फ मस्टर्ड की कहानी नहीं है, जो बाकी क्रॉप है वहाँ पर भी फार्मर को दिक्कत आ रही है। ग्वार में आप देख लीजिए, एक तो फसल को नुकसान हुआ इतना बड़ा, 50% क्रॉप रह गई, ऊपर से दाम नहीं मिल रहे हैं। तो ये फार्मर को एक अच्छा प्राइस मिले, इसको लेकर एक आध दो महत्वपूर्ण सुझाव इस वक्त क्या होने चाहिए आपकी तरफ से? देखिए, सब में बड़ा सुझाव तो है इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी। और इम्पोर्ट ड्यूटी में अभी जो हमारी इम्पोर्ट ड्यूटियां हैं वो इतनी लो है, और वर्ल्ड की जो कीमतें चल रही है उसको लेके इतनी लो ड्यूटियां जस्टिफेबल नहीं है। तो ये इम्पोर्ट ड्यूटी में बढ़ावा होना जरूरी है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि अब जो पॉलिटिकल माहौल है और इलेक्शंस का माहौल है, इसके बीच में गवर्नमेंट इस तरह का डिसीजन लेने से थोड़ा वो समन्वय नहीं है उनका। तो ठीक है, हम समझ सकते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन भी देश का कंपल्शन है। 140-42 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, थोड़ा वो हिसाब से भी सोचना जरूरी है। लेकिन ये समन्वय अभी नहीं तो लोकसभा इलेक्शन बाद होना जरूरी है। और ये ड्यूटीज जो है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो इतनी लो है, ये बढ़ना जरूरी है। अभी हमारी जो 5% सरचार्ज मिला के 5.5% क्रूड की ड्यूटियां हैं, सॉफ्ट ऑयल की और सीपीओ की, ये सबको कम से कम 20% होना जरूरी है। और क्रूड और रिफाइंड में 15% का डिफरेंस होना जरूरी है। क्रूड की 20% और रिफाइंड की 35%। ये ड्यूटी आएगी तो किसानों को दाम ढंग से मिलेगा, ऑटोमेटिक एमएसपी से बेटर मिलेगा, ऑयल सीड का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, सब तरफ खुशहाली होगी और चारों स्तंभ का समन्वय बनेगा। वो जरूरी है। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी नहीं तो लोकसभा इलेक्शन बाद होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, अनिल जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में मस्टर्ड के ऊपर, ऑयल प्राइस के ऊपर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि अब आपको आज के मार्केट में करना क्या चाहिए। बीरेन जी, गोल्ड ने खूब छलांग लगाई, ऑल टाइम हाई पर गोल्ड पहुंचा, लेकिन उसके बाद अब गोल्ड थोड़ा ठंडा पड़ा है। क्या व्यू है आपका गोल्ड पर? ओवरऑल क्या करना चाहिए गोल्ड में? टेम्पररी थोड़ा डाउन साइड दिख रहा है, क्योंकि जो मंडे को अर्ली मॉर्निंग टोक्यो में जो प्राइस हुआ था ऑल टाइम हाई 2046, उसके बाद $125 गिर गया, जल्दी गिर गया। तो ऐसा लग रहा है कि शायद में भी ये 2000 को टेम्पररी शायद ब्रेक कर सकता है, क्योंकि थोड़ी ओवर हीटिंग हो गई थी, जल्दी तेजी आ गई थी काफ़ी स्पीड से। तो नेचुरली ये करेक्शन आया है। तो फिलहाल तो मैं इसमें बाई साइड ऑर्डर करूंगा। अराउंड 1980-85 के आसपास में भी अपने को प्राइस मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हुई गोल्ड पे, इस पर आप नज़र रखें। आपका व्यू क्या है? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाविक जी कि चांदी में अगर कोई ट्रेड लेना चाह रहा हो तो क्या अभी वेट करना चाहिए? मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो सकता है और नीचे आ सकता है सिल्वर का? जी ज़रूर सर। जैसे वीरेंद्र सर ने भी बताया, आई थिंक मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट दिसंबर में जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई है बन चुका है। मे बी नया ऑल टाइम हाई 2024 में बनेगा, क्योंकि जब भी कोई लो वॉल्यूम में हाई बनता है और उसके बाद हमने देखा है कि फॉलोअप नहीं आता है, तो दैट इज़ कि यह वो एक टॉप बन चुका है। सेम वे मुझे चांदी में भी लग रहा है। इनफैक्ट सोने के मुकाबले चांदी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि बेस मेटल्स में भी अंडर परफॉर्मेंस है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी चांदी में कोई बड़ी तेज़ी आ सकती है। आई थिंक थोड़ा और करेक्शन आ सकता है अराउंड 74,000 से 73,500 के करीब। तो वहाँ पे एक बार आए तो बाय कर सकते हैं, बट अभी के लिए तो मैं अवॉइड करूँगा लॉन्ग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं। अब हमारे साथ महेश यहाँ पर जुड़े हैं, पहला सवाल लेकर। पूछिए महेश जी। चांदी में मेरी 77,900 की खरीदी है, तो यहाँ से मैं एवरेज करूँ या एग्जिट कर जाऊँ? 77,900 पर आपकी बाइंग है। क्या सुझाव होगा बीरेन जी आपका? रुके रहें या निकल जाएं? मुझे थोड़ा डाउन साइड लग रहा है, तो एवरेज तो नहीं करना चाहिए। या तो हल्के बाउंस पे निकल जाना चाहिए, या तो 75,000 का स्टॉप लॉस रख देना चाहिए जो एक एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर यमा जी हैं हमारे साथ बुल्ढाना से। पूछिए यमा जी। सर, हम किसान हैं, कपास और सोयाबीन है हमारे पास। जनवरी एंड तक रख सकते हैं हम, या रखने से फायदा हो या निकल जाए? बताइए बीरेन जी, जनवरी एंड तक ये कपास और सोयाबीन रख सकते हैं क्या स्टॉक? कपास शायद थोड़ा बॉटम आउट हो रहा है, काफी प्राइस गिर गए हैं इसलिए। बट सोयाबीन में मेरे हिसाब से निकलने का वक्त है ये। उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि निकल जाना चाहिए।
अच्छा, ओके। तो सोयाबीन पर क्या व्यू है बीरेन जी आपका? अभी आगे भाव बढ़ेंगे नहीं क्या? ग्लोबल सप्लाई काफ़ी डिसेंट है, स्पेशली साउथ अमेरिकन, ब्राज़ील या अर्जेंटीना में। लेकिन उनकी फसल आएगी मार्च में, तो इंडियन जिनके पास भी माल है उनके लिए फरवरी, मिड फरवरी से मार्च तक की विंडो है, मीन्स 1 मार्च के पहले निकल जाना चाहिए, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर पवन है हरियाणा से। पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे वीरेंद्र वकील साहब से पूछना है, 5800 रुपये में गवार लिया हुआ सर दिसंबर का। किस भाव में? 5800 रुपये में। अच्छा, ठीक है। तो बीरेन जी क्या सुझाव आपका? बने रहे अभी? अभी से हो सके तो फरवरी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या जनवरी में जा सकते हैं, बने रहना चाहिए। बने रहना चाहिए, ओके। आपका ये कह रहे हैं कि आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए जनवरी या फरवरी में, लेकिन बने रहना चाहिए, आगे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट कॉलर गोविंद है जी। गोविंद पूछिए। नमस्कार जी, ये वीरेंद्र वकील जी सवारी गुआर सीट खरीदा हुई 5700 में है, क्या करना चाहिए जी? बीरेन जी ने यही कहा कि वही बने रहना चाहिए आपको। उनकी राय है कि आपको बने रहना चाहिए, शिफ्ट कर जाना चाहिए जनवरी में या फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोहर है यूपी से। पूछिए मनोहर जी। सर ये क्वेश्चन मेरा भाविक सर के लिए है कि मुझे इंट्राडे में गोल्ड के लिए क्या करना चाहिए? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए बताइए भाविक जी। आज के लिए गोल्ड में क्या करें? देखिए 6 बजे एडीबी का नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला है, तो अगर वो थोड़ा पॉजिटिव आएगा तो मुझे लग रहा है गोल्ड थोड़ा बहुत अपसाइड दे सकता है। तो 6 बजे के बाद आई वुड से कि आप एक बार बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 62,080 का रख दीजिए और टारगेट ऊपर का रख दीजिए 62,500 का। तो एक बार 6 बजे के बाद अगर उछाला आता है तो 6280 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ठीक है, फरहान है रामपुर से। पूछिए फरहान। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए। सर जी मेरा सवाल वीरेंद्र वकील सर से है, ये जो राय देते हैं बहुत बढ़िया देते हैं सर, और इन्हीं से सवाल है मेरा मेंथा ऑयल पर, क्या 1-2 महीने का आउटलुक क्या है, क्या लग रहा है सर? इसमें ये तो बढ़ के नहीं दे रहा बिल्कुल भी। बताइए वीरेंद्र जी, 1-2 महीने के लिए मेंथा ऑयल पर क्या आउटलुक है आपका? क्या करना चाहिए मेंथा में? इसमें बार बार काफ़ी वाइड मूवमेंट आ रही है, मीन्स 30-40 रुपये की काफ़ी प्राइस के तुलना में काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ रही है। टेम्पररी मैं ऐसा मानता हूँ कि 920-925 में लेके टाइट स्टॉप लॉस यानी 910-12 का स्टॉप लॉस और अपसाइड में 955-960 का टारगेट रख सकते हैं। इसी तरह अगर पहले 955-60 मिले तो शॉर्ट भी जाना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी कमोडिटी है ये। अमित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अमित जी। नमस्ते, मेरा सवाल सिल्वर माइक्रो पे है। मुझे पोजीशन ऐड करनी है, तो आज सिल्वर का क्या रहेगा स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए? आप बताएं भाविक जी, पोजीशन ऐड करनी है, इनको क्या करना चाहिए? देखिए पोजीशनल ऐड करनी है तो आई डोंट थिंक इंट्राडे रहेगा। उनको उनके पहले से ऊपर की लॉन्ग पोजीशन है, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा बने रहिए, वेट कीजिए। यहाँ से अभी भी अगर उनको नई लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी है तो मुझे लग रहा है कि 74,000 से 73,500 तक वेट करें। अगर वहाँ पे आती है तो एक बार बाय कर सकते हैं, बाकी अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन रखिए, नई यहाँ पे ऐड मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर कैलाश चंद्र मोदी हैं सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर लेड और ग्वार का दोनों का ही बताइए क्या करना चाहिए? ग्वार मैं फिजिकल में लेना चाहता हूँ, लेना उचित रहेगा क्या? फिजिकल में ग्वार लेना ठीक रहेगा क्या? पहले तो आप ये बताएं बीरेन जी, फिजिकल में ग्वार लेना चाहिए बीरेन जी? मैं प्रेफरेबली गवार फिजिकल ही प्रेफर करता हूँ। फिजिकल गवार का दो फायदा है, या तो आउटराइट लॉन्ग रह सकते हो या तो हेजिंग भी कर सकते, बदला खा सकते हो। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी लॉन्ग इन फिजिकल गवार। ओके, तो आपको फिजिकल में लेने की सलाह है। लेड में क्या करें भाविक जी? लेड पर भी ये जानना चाहते हैं। देखिए लेड में देखिए आई थिंक काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस है। मुझे नहीं लग रहा है कि लेड में उनको बाय करना चाहिए। आई थिंक अगर उनको मैं बोलूँगा तो जिंक के अराउंड 217-216 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं। आई थिंक लेड में आपको इतनी मूवमेंट नहीं मिलेगी। ओके, जिंक पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछिए। हेलो जी जी पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे वीरेंद्र सर से जनवरी की कोकुड का आउटलुक पूछना है। ये पहले दिसंबर की खल का इनमें ध्यान इनका तेजी में था, तो जनवरी की खल में इनको क्या लगता है? वीरेंद्र जी से जनवरी के खल में इनको क्या लगता है? बताइए वीरेंद्र जी, क्या लगता है जनवरी में खल में?
जनवरी कल अच्छी स्विंग दे रही है दोनों बाजू में, 60-70 रुपए की नियमित रूप से स्विंग आ रही है। टेम्पररी मैं ऐसा मानता हूँ 2890 2820 के आसपास जनवरी शॉर्ट किया जा सकता है 2970 के स्टॉप लॉस से। डाउन साइड में 28 30 40 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। फिलहाल जॉबिंग के लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है ये। अरविंद है नेक्स्ट कॉलर, बिहार से जुड़े हैं, पूछिए अरविंद। स्टील में क्या व्यू रहेगा, अभी लेना चाहिए और कि नहीं, और मार्च तक इसमें क्या व्यू हो सकता है? किसमें कौन सी कमोडिटी? स्टील पर। बीरेन जी क्या व्यू सर आपका स्टील पर? स्टील में थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। थोड़े चाइना में रिस्ट्रिक्शन आए हैं प्रोडक्शन पे, वहाँ आयरन और काफ़ी तेज है। यहाँ भी थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से NCDX के हिसाब से 700-800 रुपया अपसाइड आनी चाहिए। ओके ठीक है, तो इस पर भी आप नज़र रखिए। अच्छा भाविक जी, आपके हिसाब से क्रूड में क्या किया जाए? कच्चा तेल काफ़ी नीचे आया है क्योंकि फंडामेंटली वीक है, प्रोडक्ट सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। क्रूड पर क्या व्यू आपका? आई थिंक क्रूड में अभी भी शॉर्ट बने रहना चाहिए, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया उन लोगों ने जो एशिया के लिए ऑफिशियल सेलिंग प्राइस है वो कम किया है 7 महीने के बाद। और यूजुअली सऊदी अरेबिया उसके ऑफिशियल सेलिंग प्राइस बढ़ाता है या कम करता है वो डिमांड के आउटलुक पे। तो उनको भी लग रहा है कि आगे जाकर जो डिमांड है वो थोड़ी वीक रहेगी। सप्लाई देखें तो अभी जो रोल ओवर की है ओपेक प्लस ने, उससे भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई टाइट शॉर्टेज होगा। तो प्राइसेस में थोड़ा वीकनेस बने रहना चाहिए। तो आई थिंक 6100 के करीब जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर आता है तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट ही करना चाहिए 6000 से 5980 के टारगेट के लिए, और ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6180 के। आई थिंक जब तक 64-65 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे 7 क्रूड बाइंग है और मुझे जनवरी एक्सपायरी तक का आउटलुक चाहिए था बीरेन सर। जनवरी एक्सपायरी तक का आपको व्यू चाहिए क्रूड पर, बताइए बीरेन जी। हल्का सा बाउंस शायद आएगा 6280 6300 के आसपास में भी, बट फंडामेंटल इसके काफ़ी कमजोर हो गए हैं, तो मैं बाई साइड थोड़ा अवॉइड करूंगा। स्पाइक में निकल के फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहूँगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर धर्मवीर है हरियाणा से, पूछिए। सर कॉटन के व्यू ऊपर व्यू जानना चाहता हूँ मैं, कॉटन का क्या है सर आगे? कॉटन का, बीरेन जी बताइए सर, कॉटन का क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है? थोड़ा सा मार्केट रिकवर होना चाहिए। चाइना में थोड़ा रिकवर होना शुरू हुआ है, अमेरिका में भी बॉटम से थोड़ी रिकवरी आई है। इसको मैं टेक्निकल करेक्शन मानूंगा, कोई बड़ी तेजी तो नहीं दिख रही है, बट फिलहाल यहाँ से 2-3 हज़ार रुपया पर कैंडी दिख रहा है कि इतना पॉसिबल है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका और भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आपकी खबर, आपका फ़ायदा, और आपके लिए हम आज एक बेहद खास शो लेकर आ रहे हैं, और ये शो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। CPR, यानी जब इमरजेंसी में किसी को हार्ट अटैक आता है तो कैसे आप CPR दे सकते हैं